मेहमानों का खास बड़ा पैनल हमारे साथ में है। मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस समय जुड़ रहे हैं, कपिश श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस समय हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ में है, कपिल मदान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ में इस चर्चा में है, उनका भी रुख करेंगे। और मेरे साथी विनोद मिश्रा इस समय जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सबसे पहले विनोद मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जरा जल्दी से पूरा मामला क्या है समझा दीजिए और अभी क्या स्टेटस है, किस तरह से ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। देखिए 11 दिसंबर को कानपुर पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर रिजवान जो अपने परिवार के साथ कानपुर में रह रहा था, 2016 से कंटिन्यूअस वो रह रहा था। आरोप ये था कि 1998 में उसने कानपुर के रहने वाले खालिद रशीद की बेटी से हिना से शादी किया। निकाह के बाद वो चोरी छिपे बांग्लादेश गया और 2016 में वापस वो बांग्लादेश से कानपुर आया। कानपुर में कई ठिकानों पर वो रहा। फाइनली उसने एक बड़े रेजिडेंसी में, वहाँ पे जो पॉश इलाका आदर्श नगर, वहाँ पे एक फ्लैट लिया। उसमें अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। पुलिस ने जब पूरी तफ्तीश शुरू की तो उसके जो फादर इन लॉ हैं खालिद रशीद, उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद से उनके पास जो डॉक्यूमेंट मिले, कड़िया जुड़ी तो डॉक्टर रिजवान भी गिरफ्तार में आया, उसके तीनों बच्चे और उसकी पत्नी भी गिरफ्तार की। हुआ आरोप ये था कि ये सभी लोग गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे थे। इनके पास जो दस्तावेज मिले वो सब फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाए गए थे और यहीं पर बड़ा खुलासा हुआ कि ये फेक डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करने का काम वहां के समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी ने किया था। अब पुलिस ने रिजवान से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा किया है और इसी खुलासे से इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस ने ये कहा है कि इरफान सोलंकी ये जानते थे कि डॉक्टर रिजवान एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है, इसके बावजूद उसके भारतीय मूल के दस्तावेज तैयार कराने में उसकी भूमिका निभाई। अपने सरकारी लेटर पैड पे बकायदा उसके लिए सिफारिशी पत्र लिखकर उसका आधार कार्ड बनवाया, जो सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड है देश का, वो बनवाने में उसकी भूमिका ली। और कहा यह जरा कि चूंकि डॉक्टर रिजवान जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है, ऐसा एजेंसीज मानती हैं। उसकी पूछताछ एनआईए एटीएस जैसे संस्थाएं भी उससे एजेंसीज भी उससे कर रही हैं। तो एक बड़ा संवेदनशील मामला है। ऐसे शख्स की मदद करना इरफान सोलंकी के लिए मुश्किल पड़ सकता है। पुलिस ने खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया और कुल 14 मुकदमे जो है वो इरफान सोलंकी पर दर्ज हो गए हैं। तो इरफान सोलंकी का 14 मुकदमे दर्ज हैं, 14 मुकदमे दर्ज हैं इरफान सोलंकी पर और कई गंभीर आरोप है। अब जमीन पर अवैध कब्जा, अपराधियों को पनाह देना, टेरर फंडिंग के आरोपी से रिश्ते होना, चुनाव में बाधा, पुलिस के काम में रुकावट और यहां तक कि जूनियर डॉक्टर्स को पिटवाने तक के कई गंभीर आरोप इरफान सोलंकी पर हैं। मैं अब अपने गेस्ट का रुख करते हुए सबसे पहले रुख करना चाहूंगी कपिल श्रीवास्तव आपका ही। अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, प्रदेश सरकार उन्हें झूठे आरोपों में फंसा रही है। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है, जरा ये समझाइए और कौन से झूठे आरोप हैं, क्या लगता है आपको? सबसे पहली चीज कि अखिलेश यादव जी की जो है वो माननीय न्यायालय नहीं है और जो आरोपी जिनको आप बनाया है आप ये दोषी नहीं हुए। और मैं एक बात कहता हूं कि जो अभी लेटर हेड और बांग्लादेशी कनेक्शन आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम राकेश भाई बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट के भी प्रैक्टिशनर हैं और मैं भी एक वकील हूं। कुछ विधिक तथ्यों पे बात हो जाती है। सह अभियुक्त का बयान, वो भी पुलिस की अभिरक्षा के अंदर जो दिया गया, क्या पोषणीय है? 161 की जगह आपने 164 कराने के बाद बनाया है, क्या 164 अभी तक क्यों नहीं कराया? और दूसरी चीज मैं एक बात कह रहा हूं कि इरफान सोलंकी ने पहले ही इस बात को कह रखा है कि ये उनके द्वारा हस्ताक्षरित पैड नहीं है। मोहम्मद रिजवान को जानते हैं क्या? कपिल श्रीवास्तव मोहम्मद रिजवान को जानते हैं क्या? मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, बहस करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ कपिल श्रीवास्तव साहब, मैं वही तो पूछ रही हूँ। लीगल बहस करनी हो तो बताएं आप, बीच में टोका टोकी नहीं। मैं लीगल अरे मैं जो सवाल पूछी आप वो भी तो बताइए, मैं जो सवाल पूछी उसकी भी तो आप बात कहिए। आप जानते हैं कि एक चर्चा की एक समय मर्यादा होती है। अरे सुन तो लें, सुने नैना, सुने, धैर्य रखें जी, रखें। मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि इरफान सोलंकी जी के वकील साहब ने पहले ही फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स ली हुई हैं, वो वक्त पे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे।
जिसमें कि जो उनकी हस्ताक्षर स्ट्रोक है वो एकदम भिन्न है, तो ये कैसे आप कह सकती हैं? ये भी आपने आरोपी बनाए। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि विधायक जी से नफरत है भारतीय जनता पार्टी को। पूछ लेते राकेश त्रिपाठी जी, राकेश जी आखिर क्या क्यों नफरत है इतनी? आखिर क्यों इरफान सोलंकी बीजेपी को खटकते हैं? जैसे कपिल श्रीवास्तव भी कह रहे हैं नफरत है, आखिर क्यों खटकते हैं? क्यों सलाखों के पीछे डाल दिया? का जवाब दें राकेश त्रिपाठी, मेरे लीगल बातों का जवाब दें। आज मैं लीगल बहस चाहता हूं। राकेश जी देखिए, देखिए एक संवेदनशील मसला है, संवेदनशील मसले पर तू मैं की बहस ना करें तो बेहतर होगा। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए थोड़ी गंभीरता की अपेक्षा है। जो आरोप लगे हैं ये आरोप बहुत गंभीर है, सीरियस है और डॉक्यूमेंटल एविडेंस के साथ में है। डॉक्टर इरफान सोलंकी ने जिस तरह से जो रिजवान का निवास प्रमाण पत्र बनवाने, ठीक है कपिल जी सुनिए, तो कपिल जी जवाब दे रहे, राकेश जी अब आप जवाब नहीं सुन रहे, पहले जवाब तो पूरा होने दीजिए उनका। मेरे लीगल प्रश्न का उत्तर दीजिए। साहब का बयान पोषणीय है क्या अदालत में? ना ये तरीका ठीक नहीं है। मैं जस्टिस आर के अग्रवाल और जस्टिस आर एस मौर्य की खंडपीठ का वो फैसला आपको याद दिलाऊंगा। आपने कहा ना कि ये तो आरोप लगे हैं, अभी सजा नहीं हुई है। मैं जस्टिस आर के अग्रवाल और जस्टिस आर एस मौर्य की खंडपीठ ने जो फैसला करते हुए टिप्पणी की थी कि आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेकर के क्या अखिलेश यादव की सरकार उनको पद्म भूषण देना चाहती है? कचहरी ब्लास्ट के मामलों में, संकट मोचन के ब्लास्ट के मामले में जो आतंकी पकड़े गए थे, जिन आतंकियों को बाद में फांसी की सजा हुई है, उन आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने के लिए प्रयास अखिलेश यादव ने किया था। भला हो न्याय व्यवस्था का कि उन्होंने अखिलेश यादव को मंशा में कामयाब। इसलिए अखिलेश यादव का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव अपनी साइकिल पर आतंकियों को बैठाल करके सवारी कराने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। देश में कोई राजनीतिक दल आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाए, कपिल श्रीवास्तव जी ऐसे चर्चा नहीं होगी, चोट करने का काम करे, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। और अखिलेश यादव एक्सपोज हो रहे हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोटर, अपना सपोर्टर बनाने के लिए उनको भारत की नागरिकता। कपिल जी ऐसे चर्चा नहीं होगी। आप सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब भी तो सुनिए जरा। ऐसे नहीं, सवाल का जवाब भी तो सुनिए कपिल श्रीवास्तव जी। आप चिल्लाते रहिए और अखिलेश यादव जेल के भीतर जाकर के अखिलेश यादव जेल के भीतर जाकर के कितना भी सहयोग करने की कोशिश करें, ऐसे अपराधियों का जो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, इरफान सोलंकी जैसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने जनमत हमको उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए दिया है। ठीक है, ठीक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बेहद गंभीर आरोप जिस तरह से इरफान सोलंकी पर लगे हैं उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। इस तरह के कई आरोप तो उन पर लगे, लेकिन एक ये कहा जाए बांग्लादेशी व्यक्ति को जिसकी पहचान वो जानते थे, पहचानते थे, उन्हें अवैध तरीके से ना सिर्फ यहाँ पर सेट किया, दस्तावेज बनवाए और पूरी तरह से उनका योगदान रहा कि वो बांग्लादेशी है। आखिर और उसी का ही बचाव समाजवादी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं। नहीं हो जाता है ना, ये शांत हो जाए तो कपिल जी ऐसे पॉसिबल नहीं है, प्लीज चर्चा जब आपका टर्म होगा आप बोलिएगा। मुझे दूसरे गेस्ट से भी सवाल का जवाब लेने दीजिए। कपिल जी, त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नैना देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिसको हम आवरण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अक्सर वो जब कानूनी भाषा में लोग बात करने लगते हैं तो समझ में आता है कि इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कानूनी भाषा में बात करने के लिए न्यायालय है, न्यायाधीश है, उनके सामने ना ये तरीका बहस का नहीं हो सकता। कपिल जी मुझे आपकी वॉइस को कुछ देर के लिए बंद करनी पड़ेगी अगर आप चर्चा नहीं होने देंगे तो प्लीज। ये कह रहे हैं गैर विधिक बातें करने के लिए कह रहे हैं। हर्षवर्धन पाठक जी उकसा रहे हैं कि गैर विधिक बातें हम और राकेश करें। गैर विधिक कहाँ है? ठीक है हर्षवर्धन जी, पहले उनकी बात तो सुनिए ना कपिल जी। अरे भैया कानून की नहीं, अगर आप इनको आप चुप कराएंगे और कपिल जी ऐसे चर्चा नहीं होगी। कपिल जी की आवाज कुछ देर के लिए प्लीज माफी के साथ कपिल जी बंद कर रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नैना, मैं बहुत अक्सर देखता हूं कि डिबेट में जब किसी को रास्ता नहीं सूझता है ना तो इसी तरह की कानूनी भाषा के आवरण के पीछे छिप जाता है, खास करके जिनको लगता है कि अरे हम बहुत मुश्किल में फंस रहे हैं। क्यों मुश्किल में फंस रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव हैं, ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी सरकार ने आतंकवादियों को, दोषी, आरोपी नहीं कह रहा हूं मैं, कानून की भाषा वाले तो जानते होंगे, आतंकवाद के दोषियों का मामला वापस लेने की अपील की थी। उच्च न्यायालय ने क्या कहा था? कहा अगर ऐसे सरकारें वापस लेंगी आतंकवादियों का मामला तो कल को आप कहेंगे कि इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दे दीजिए। ये अखिलेश यादव की छवि है, पहली। दूसरी बात क्या
इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनको नेता के तौर पर बिल्कुल अखिलेश यादव मदद करें, लेकिन जब वो जेल में मिलने जा रहे हैं तो बाकायदा पुलिस ने उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए हैं वो गंभीर किस्म के मामले हैं। अब अगर ये हम कह दें कि चूंकि गंभीर किस्म के मामले हैं, अभी ये वाला काम नहीं हुआ है, तो वो न्यायालय तय करेगा ना। पब्लिक परसेप्शन में साफ दिख रहा है कि बांग्लादेशी की घुसपैठ कराने का आरोपी एक व्यक्ति, फर्जी तरीके से कागज बनवाने का एक व्यक्ति, भगोड़ा, वो व्यक्ति जेल में बंद है और उससे मिलने अखिलेश यादव जा रहे हैं। और अगर इस पर भी आगे कहें तो राजनीतिक तरीके से भी सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर पूछ रहे हैं कि भैया तब आजम खान और बरेली वाले विधायक से क्यों नहीं मिले। इसका मतलब ये प्रेम इरफान सोलंकी से विशेष है, और वो विशेष प्रेम परेशानी में डालता है आम लोगों को, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए, कानून व्यवस्था का मसला, फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार, ये लोगों को परेशान करता है। जी कपिश जी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसा क्या प्रेम है? तो हम एजेंडा चलाने के लिए नहीं बैठे। अगर यही बात अखिलेश यादव ये कहते कि जो भी जांच होगी उस जांच में सहयोग किया जाएगा, तो शायद उनका कद या इरफान सोलंकी की भी छवि कुछ और होती। सीधे टारगेट करना, गैर विधिक चीज में हम साथ दे दें, ये कह रहे हैं। अरे तो गैर विधिक, जो विधिक होगा वो कोर्ट तय करेगा ना कपिश जी। अरे सुने, मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि जब रिजवान मोहम्मद पहले से बंद है, आपकी अभिरक्षा में है, तो आपने 164 के अंदर ये बयान क्यों नहीं कराया? उसके बाद FIR दर्ज कर लेते। अगर आपके पास ये फर्जी सर्टिफिकेट है आपके पास कि इरफान का ही है, तो आपने विशेषज्ञ साक्ष्य क्यों नहीं लिया? क्या आपको एविडेंस एक्ट मना कर रहा था? उसके बाद आप 154 CRPC की दर्ज कर। लेकिन कपिश जी, क्या कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है? चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस पर तो नहीं है, जांच एजेंसीज पर नहीं है, क्या आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? चुनौती दीजिए फिर। मैं हर्षवर्धन जी आपको बता क्या समाजवादी पार्टी इस पर भी कोई एक्शन लेने वाली है? क्या पार्टी का स्टैंड क्या है कपिश श्रीवास्तव जी? कपिश जी देखिए, एक तरफा चर्चा नहीं होती। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब दे दीजिए ना। ये तो भाजपा ने वापस लिया जिनकी आप बता रहे हैं। कपिश जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या कपिश जी? लगता है कपिश, मैं वही तो पूछ रही हूं। अगर आपको लग रहा है तो चुनौती दीजिए ना। अगर आपको लग रहा है कि विधिक प्रक्रिया के तहत नहीं हो रहा है, चुनौती दी है इस बात की। कपिल मदान जी, इरफान से इस तरह की सहानुभूति को किस तरह से देखते हैं? अगर अखिलेश यादव जाते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई, और जिस तरह से इरफान सोलंकी पर गंभीर आरोप हैं, इस तरह से किसे देखते हैं? क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये वोट बटोरने की सियासत है, कई लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है और इरफान सोलंकी जेल में है। अखिलेश यादव की चिंता या सपा की नेता चिंता बढ़ रही है? देखिए मैडम, पहले जहां तक कि जेल में मिलने जाना और जो पुलिस के जो भी आरोप हैं, तो मैं उसके संदर्भ में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिनकी सिटिंग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर खुद टेरर का मुकदमा चल रहा है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने उनको बनाया है। तो ये बात बोल देना अगर कोई किसी को मिलने जा रहा है, हम देखिए, आप अगर विधिवश बात करेंगे तो कानून की नजरों में जब तक तय नहीं हो जाता, ये प्रूव नहीं हो जाता कि कोई गुनहगार है, एक उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो गिल्टी नहीं है, वो प्रिज्यूम किया जाता है कि वो इनोसेंट है। दूसरी चीज, अगर आप जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अटेस्ट किया था, तो मैं आपको एक बात बताऊं। पहली चीज, ये विवादित है कि उनकी अटेस्टेशन उस कागजों पे थी या नहीं थी। दूसरी चीज, मैंने ये, जब से मैं इस मामले को फॉलो कर रहा हूं, मैंने किसी को ये बहस करते हुए नहीं सुना कि जो सोलंकी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कागज उन्होंने ही बनवाए थे, ऐसा कोई तथ्य या ऐसा कोई साक्ष्य सामने आया या नहीं आया। मेरी नजर में जो मैंने अभी इस मुकदमे, ये इस वाक्य को जितना मैंने पढ़ने की कोशिश करी, तो मुझे ऐसी कोई जानकारी या ऐसा कोई आरोप नहीं मिला। अगर ऐसा कोई आरोप नहीं है तो टेक्निकली, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूं, मैं आपको एक बात बता सकता हूं, तो फोर्जरी का मुकदमा उन पे नहीं लगता। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। अगर मेरे पास कोई बंदा कागज लेके आता है, अगर वो मेरे क्षेत्र का है, जो कागज बनाने में मेरा कोई रोल नहीं है, अगर वो मेरे से मेरा अटेस्टेशन मांगता है, उसके मेरे क्षेत्र का है, तो क्योंकि मैंने उसका अपना नाम से उसका अटेस्ट कर दिया,
वो मेरे ऊपर फोर्जरी का मुकदमा नहीं लेकिन बनता कपिल जी, अगर वो कोई कागज को घुसपैठिया है, नकली बना के लाता है तो। अगर उसकी हकीकत जानते हैं कि वो भारत का नागरिक मुझे आपकी नहीं है। आवाज नहीं आ रही है मैडम। कपिल जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? कपिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मुझे बीच में आवाज चलेगी मैडम, मैं सुन नहीं पाया आपने जब बोला। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज कट कट के आ रही है मैडम। ठीक है, मैं उसको रिकनेक्ट करवाती हूँ, लेकिन जब तक मैं विनोद का रुख कर लेती हूँ, विनोद जी से, कपिल जी से मैं अपना सवाल पूछूं। लेकिन विनोद, एक बात जरा समझाइए कि अगर हम इरफान सोलंकी की बात करें, इरफान सोलंकी कौन है? क्या वो इतनी साफ छवि का है कि ये मान के चल जाए कि इरफान सोलंकी पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेकसूर हैं, या फिर उनके ऊपर अगर रिजवान मोहम्मद ने अगर ये भी कहा है कि भाई वो जिस तरह से यहाँ पर आए उन्हीं की पूरी संलिप्तता थी, उन्होंने पूरा साथ दिया, उन्होंने पूरा ना सिर्फ रिजवान ये कहा जाए मोहम्मद रिजवान को सेट किया, बल्कि उनके परिवार के फर्जी कागजात भी बनवाए। इरफान सोलंकी के बारे में जरा बताइए। देखिए, इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 2012 में भी जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी ये विधायक थे। जो 13 मुकदमे इसमें दर्ज हैं, उनमें से वो मुकदमा भी है जो उनकी सरकार के वक्त उन पर लगाया गया था। उसमें जूनियर डॉक्टर जो है, जो मेडिकल कॉलेज है कानपुर का, वहाँ पे डॉक्टर्स को दौड़ा कर कैंपस के अंदर मारने का आरोप था इन पर। और उस वक्त ये वहाँ के सबसे दबंग विधायक थे। उस वक्त सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी, उसके बावजूद भी इन पे मुकदमे दर्ज हुए। 13 मुकदमे में से कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जो सपा सरकार के दौरान इन पर दर्ज हुए हैं। कुछ मुकदमे हालिया इस सरकार के हैं, लेकिन मैक्सिमम मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान के हैं। दूसरी बड़ी बात जो अभी जिस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा था कि क्या केवल एक फेक डॉक्यूमेंट या एक लेटर पैड पर जिन पे उनका हस्ताक्षर है या नहीं, अभी साबित नहीं हो पाया है, उसके आधार पर ही उनको आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि सिर्फ वही एक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके अलावा उनके पास तमाम साक्ष्य मौजूद है, जिसमें एक वीडियो साक्ष्य भी है जो सीसीटीवी कैमरेज हैं। उसमें पुलिस को ये फुटेज मिला है कि रिजवान के जो फ्लैट था उस पर उस पर इरफान सोलंकी गए, कई बार मिलने के लिए गए और वो फुटेज बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है। तो ये एक वीडियो एविडेंस है जिस शख्स के पास आप जा रहे हैं, हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विनोद, आपने इंपॉर्टेंट बात बताई है। कपिल श्रीवास्तव, अब तो आपने समझा, जैसा मेरे साथी विनोद भी बता रहे कि सिर्फ एक कोई कागज के पन्ने को आधार नहीं बनाया गया, ऐसे कई सबूत पाए गए हैं। कपिल श्रीवास्तव, कई सबूत पाए गए हैं जब इरफान सोलंकी और मोहम्मद रिजवान की जो दोस्ती है, जो यारी है, और वो भूमिका साफ तौर से नजर आती है। नहीं ना, मैं बहुत सीधी बात की आपको कह रहा हूं कि अगर घुसपैठ बहुत पहले हुई है तो ये तो सरकार की विफलता है कि वहां तक आई। और मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं कि सबको कैसे क्या पता है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन भारतवासी है? ये तो सरकार का काम है ना। उसके पहले तक किसी व्यक्ति को कैसे संज्ञान हो जाएगा? क्या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, सीबीआई है, पुलिस अथॉरिटी है व्यक्ति? तो ये कहने वाली बातें, ये गैर विधिक चीजें हैं। अगर माननीय न्यायालय के सामने इस तरह के सबूत लाए जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। अदालत का समय के लिए इनको चपेट लग जाएगी। मैं तो साफ बात कह रहा हूं नैना जी। कपिल श्रीवास्तव जी, सरकार का काम है तो पुलिस भी तो सरकार की है, प्रदेश सरकार के अधीन है, वही एक्शन ले रही है, फिर क्या दिक्कत है? नहीं नैना, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं में एजेंसी नहीं है कि वो पता कर लेगा कि कौन व्यक्ति बांग्लादेशी है कौन नहीं। और किसी व्यक्ति के साथ अगर खड़ा होना हो तो अमित शाह जी से लेकर के और मोदी जी के साथ तमाम ऐसे लोग खड़े रहे जिनका खालिस्तान में संबंध था। एक अच्छे तरीके से उस मेरे सवाल को घुमाते हुए आपने यू टर्न मार लिया, बहुत आसानी से आपने यू टर्न मार लिया। राकेश जी, आपकी सवाल का जवाब दे रहे हैं। राकेश जी, सरकार का काम है कौन है बांग्लादेशी कौन भारतीय तय करना है। ये अगर इस क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी सरकार? घर का, आपके घर का मामला नहीं है। अरे तो भरोसा तो करना पड़ेगा कपिल श्रीवास्तव जी। सरकार कर रही है और इसीलिए पीड़ा होगी क्योंकि किसी की मंशा। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। कपिल जी, आप अधिवक्ता कहते हैं, नहीं ये तरीका ठीक नहीं होता। वाद विवाद इस तरह से नहीं होता। आपने अपनी बात कही, आप दूसरे की बात सुनिए, दूसरे के तर्क सुनिए, आपको पसंद नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है, आप एक पार्टी से बंधे हुए हैं। देखिए सच्चाई यह है
सच्चाई यह है कि जिस तरह के आरोप, जिस तरह के तथ्य, जिस तरह के साक्ष्य ग्रहण किए गए हैं, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर खतरे की ओर इशारा करते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक निर्वाचित विधायक अपने पद का दुरुपयोग करके एक घुसपैठिए को भारतीय नागरिकता दिलाने का प्रयास करता है, जिस घुसपैठिए पर भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है, गंभीर आरोप है। और उस विधायक के पर जब ये आरोप लगते हैं तो वो विधायक भगोड़ा घोषित होता है, फरार हो जाता है, कानून से भागता फिरता है, तमाम सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो यात्रा करता है और उसके बाद जब वो पुलिस के पास पकड़ में आता है, जब वो जेल की सलाखों के पीछे जाता है, तो अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी के अध्यक्ष, वो जाकर के जेल के भीतर उससे मुलाकात करके उसको नैतिक बल प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अखिलेश यादव पूरी तरह से खुल करके इरफान सोलंकी पर लगे हुए इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उसके साथ खड़े हैं। ये बातें मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीति में बहुत न्यूनता को दिखाती हैं। और ये अखिलेश यादव के बारे में मैंने कहा, तारिक कासमी, अब कुछ नाम मैं याद दिला रहा हूं, ये अपनी स्मृति के जेहन में थोड़े से खंगालिए, याद आ जाएंगे। तारिक कासमी, खालिद और मुजाहिद, ये तीन आतंकवादियों के बाकायदा नाम बता रहा हूं। जिन तीन आतंकवादियों को पूरे ट्रायल के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल इनको सेंटेंस हुआ, जिनको सजाएं हुई हैं, इन आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश, जिनके लिए हर्षवर्धन ये भी जिक्र कर रहे थे, इनको छोड़ने की सिफारिश बाकायदा मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने की थी। शर्म नहीं आती है? आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं और नैतिक बल लेकर के टीवी डिबेट में आते हैं। भारत के लोगों की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। यही बांग्लादेशी आतंकवादी घटनाएं यहां पर करने का काम करेंगे। क्या मुंह लेकर के राजनीति करते हैं? राकेश जी, कपिल श्रीवास्तव अभी कुछ सुनना ही नहीं चाह और आतंकवादियों के साथ कपिल श्रीवास्तव कान भी बंद करके बैठे हैं, आंख भी बंद करके बैठे हैं और उन्हें किसी और की ना जवाब सुनाई दे रहे हैं, ना उनकी बातें सुनाई दे रहे हैं, ना तथ्य समझ में आ रहे हैं। आप बहुत पहले कपिल बोल रहे थे ना, कपिल जी आप बोल रहे थे ना कि आप तथ्यों पे बात करेंगे, और ये तो सब आप जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे जो अपराधियों के साथ खड़े हैं, जो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आतंकवादियों के साथ शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, वरना 150 कार्नवाइज जो हैं उड़ाए नहीं जा सकते थे। और मैं दूसरी चीज आपको बार कह रहा हूं कि 8,500 मुकदमे इन्होंने पीडीपी के और अपने साथ से उठाए हैं जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों पर से, जो सुरक्षा बलों पे कपिल श्रीवास्तव, जब अगर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे ही लोगों को चिन्हित करती है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो उन्हीं के नाम वापस लेने के लिए दबाव कौन बनाती है? कौन सी पार्टी दबाव बनाती है? जरा ये समझिए कपिल श्रीवास्तव, इस बात को जरा समझिए। ऐसे लोग जो समाज के लिए घातक हैं, ऐसे लोग जिन पर गंभीर आरोप हैं, उनका विरोध करने की जगह उनके साथ में अगर खड़े होंगे, जिन पर दाग लगे हैं, तो आप कोई सफेद पोश नहीं कहलाएंगे। अखिलेश यादव को दाग अच्छे क्यों लगते हैं? क्यों लगते हैं समाजवादी पार्टी को? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हिरण्यकश्यप के साथ नहीं करें। इतने आरोप, इतने दागी आखिर क्यों अच्छे लगते हैं? ये कोई मजबूरी है या फिर क्या बात है? में कोई दम नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ ये जुड़ा हुआ है। और हमें याद है वो जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह जी, और उसके बाद जो अजीत सिंह, ये अलग अलग समय पर, यानी 3 पीढ़ी अब तो दोनों साथ में है, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, लेकिन उनके ही बयानों को आप देख लें तो समाजवादी पार्टी की जो छवि बनी हुई है, और वो छवि तोड़ने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। अगर ये छवि ठीक नहीं है तो समाजवादी पार्टी के साथ गुंडे अपराधी क्यों जुड़े हुए दिखते हैं? और यहां दुर्भाग्य और हो जाता है जब उनको कोई इस तरह का कोई किसी नाम के साथ, किसी पहचान के साथ कोई मुसलमान अपराधी है तो वहां वो दूसरी तरह से व्यवहार करने लगते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लिए आज की राजनीति में संकट खड़ा कर रहा है। और अखिलेश यादव जब राजनीति में आए थे तो लगा एक बार कि शायद वो नई राजनीति लेकर आएंगे। हम लोग भी टीवी की बहस में पत्रकार के तौर पर ये मानते थे कि चलिए ठीक है, वो बाहुबली वाली छवि छोड़ेंगे। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया है। यहां तो वो खुद इस तरह के बयान देते हैं, उनकी पार्टी के हैंडल से जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और जिस तरह के लोगों से जेल में मिलकर उनको सपोर्ट करते हैं, वो दिखाता है कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि शायद हमारे जो 100 से ऊपर विधायक हैं वो उसी वोट बैंक की वजह से हैं। वो अपने उस वोट बैंक को हर हाल में बचाना चाहते हैं, भले उन पर अपराधी आतंकवादियों के साथ खड़े होने का आरोप लगता रहे। कपिल श्रीवास्तव जी, ऐसा है क्या ये मजबूरी है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कि दागी भी हो तो भी दाग हम लेंगे, आरोपी भी हो तो आरोप भी हम सहन कर लेंगे? क्या सिर्फ ये नहीं। वोट की राजनीति या फिर क्या कहते हैं इसे? नैना जी, मैं सिर्फ इतना याद दिला दूं
कि भारत ने पहली बार जो हमारी संप्रभुता खाने का काम किया वो भाजपा सरकार ने किया। आईएसआई की एजेंसी किसकी मित्र है? इन्हीं की, मोदी साहब की। यही लेके आए थे पठानकोट हमले की जांच कराने। इससे पहले देश संप्रभु था, अब संप्रभु नहीं रहा। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूँ, 8,500 आतंकवादियों पर, यानी कि अगर दंगे कंट्रोल करें तो संप्रभु नहीं है, ऐसा कुछ है क्या कपिल श्रीवास्तव जी? और दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, हर्षवर्धन पाठक जी से पूछिएगा कि ये जो देवमणि द्विवेदी इनके सुल्तानपुर के विधायक हैं, बाकायदा 80 क्षत्रिय अपराधियों की लिस्ट दिए थे जो कि इन्हीं के पार्टी में है, और एडीआर की रिपोर्ट पढ़ते नहीं है पाठक जी, या तो अब चक्षु इनके बंद है या इनका त्रिनेत्र खुल गया है। दो चीज है, ये भटक सुन्न हो चुके हैं। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 145 विधायक इनके संज्ञेय अपराध में लिप्त हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के और डिप्टी मुख्यमंत्री तक पर केस रहा है। तो ये हम कह रहे हैं कि सेंगर साहब कौन है, चिन्मयानंद साहब कौन है, ये बताएंगे नहीं। एमजे अकबर साहब कौन है जिन्होंने 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया, उन पर एक एफआईआर नहीं है। आपसे मुंह से ठीक है, राकेश जी से जवाब ले लेते, लेकिन कपिल श्रीवास्तव आपको जवाब सुनना पड़ेगा। नैना जरा 20 सेकंड मुझे दे दीजिए, शांतिपूर्वक। नैना 20 सेकंड, ठीक है 20 सेकंड दे दीजिए। हर्षवर्धन जी, ठीक है, मैं राकेश जी का रुख करती हूँ। हर्षवर्धन देखिए नैना जी, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बड़ा हंसी आ रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये कपिल जी कह रहे हैं कि वकील हैं, सब कानूनी भाषा में बात करेंगे। ये पता नहीं, ये तो अदालत में कोई मुकदमा जीत पाते होंगे कि नहीं। इतनी देर से मैं बहस में हूँ, बार बार मुझे ये हर्षवर्धन पाठक कह रहे हैं। अब आप सोचिए, इतना तो इनको समझ में नहीं आता है, फिर ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के विधायक राकेश जी को कहते कहते इधर बोलने लगते हैं। इनकी समस्या गंभीर है, और जब आप गलत को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो आप टीवी पर कपिल श्रीवास्तव हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कानून का काम, और मैं नहीं जानता हूं इतनी धाराएं, मैं कोई मतलब वकील थोड़ी ना हूं, मैं तो पत्रकार हूं। मैं जो खबर है उसके लिहाज से विश्लेषण करूंगा। कपिल जी जब तथ्यों के सामने रखते हैं तो बात भी सुनना होती है, जिरा ऐसे ही थोड़ी ना होती है। राकेश जी देखिए, दो बातें मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गई है। आपकी इस डिबेट में भी देख रहे दर्शक भी इस बात को समझ गए कि प्रथम दृष्टया रिजवान पर जो आरोप लगे हैं वो आतंकवाद से जुड़े हुए बेहद संगीन और गंभीर आरोप हैं, और रिजवान के साथ मदद करते हुए गंभीर और संगीन आरोप इरफान सोलंकी पर लगे हैं। और इरफान सोलंकी से जेल में मिलकर के अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिया है कि इरफान सोलंकी का साथ आतंकवादी रिजवान के साथ और अखिलेश यादव का साथ इरफान सोलंकी के साथ, यानी ये सब आतंक में एक दूसरे के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि अपनी सुरक्षा के लिए, इस देश की एकता अखंडता पर आंच आने के लिए क्या अखिलेश यादव जी जैसे लोगों को वो वोट दे सकती है? जिन्होंने वोट दिया है वो आगे भी विचार करेंगे कि अखिलेश यादव जी जैसी पार्टी जो वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए इस देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर सकती है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये मुद्दा न केवल कानून की अदालत में बल्कि जनता की अदालत में भी लगातार हम लेकर के जाएंगे। और कानून की अदालत में तो दोषी आप पहले भी साबित हुए हैं और आगे भी साबित होंगे। हम जनता की अदालत में भी आपको एक्सपोज करेंगे कि अखिलेश यादव कैसे आतंकवादियों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, और आतंकियों को संरक्षित करने वाले इरफान सोलंकी जैसे लोगों को टिकट देते हैं, निकाय चुनाव में उनसे जाकर के परामर्श करते हैं कि अब बताओ किस किस बांग्लादेशी घुसपैठिए को हमको सभासद का, मेयर का टिकट देना है। ये परामर्श करने के लिए इरफान सोलंकी से वो निकाय चुनाव के संदर्भ में। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, आखिरी जवाब मैं आपसे लेना चाह रही हूँ भाई। अब तो ये भी सवाल उठने लगा है कि एक तरफ मोदी योगी को देश की और प्रदेश की सुरक्षा की चिंता है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को सिर्फ सियासत की, बांग्लादेशियों की या घुसपैठियों के साथ में खड़े हैं वो। अरे भाई नैना जी, कहां सुरक्षा की? मोदी जी को, योगी जी को कहां चिंता है? अगर चिंता होती तो कोई 10-15 साल से आके रह रहा होता आपके शहर में, और आपको अंदाज तक नहीं है 6 साल से शासन में। शर्म आनी चाहिए इन्हें। तो अब जांच करने वाला गलत है या फिर साथ देने वाला गलत है? कपिल श्रीवास्तव, जांच करने वाला गलत है या साथ देने वाला गलत है? मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन सी इनकी वीरता है कि इनकी एजेंसी इनके साथ है, सारी एजेंसी इनके पास है, फिर भी आप एक घुसपैठ नहीं रोक पा रहे। छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। अरे लेकिन कपिल श्रीवास्तव, इस चर्चा को मुझे यहीं पर ही एंड करना पड़ेगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े, शुक्रिया। लेकिन ये तो तस्वीर यही दिखाती है कि जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, संरक्षण देने वाले आरोपी हो या फिर इस तरह के दागी हो, वो फड़फड़ाते हुए जरूर नजर आते हैं। इसको देखकर यही जरूर कहा जा सकता है।